हेलो एवरीवन, मैं प्रीति में आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आपकी अपनी क्लासेस में। आज हम पढ़ेंगे कार्बन की चतुसंयोजकता के बारे में, यानी कि टेट्रावैलेंसी ऑफ कार्बन के बारे में। ठीक है, तो चलो पढ़ते हैं। टेट्रावैलेंसी ऑफ कार्बन, इसको हिंदी में बोलते हैं कार्बन की संयोजकता। ठीक, जैसा कि आपको पता है कि कार्बन का परमाणु क्रमांक 6 होता है। ठीक, तो कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होना चाहिए? 1s2 2s2 2p2, है ना। और क्योंकि संयोजी कोष में 2 इलेक्ट्रॉन हैं, समझ रहे हो, तो 2 इलेक्ट्रॉन होने के कारण देखो ये p है हमारा 1 2 1 2, ये होनी चाहिए इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। और इसकी संयोजकता भी कितनी होनी चाहिए? 2 होनी चाहिए। संयोजकता कितनी होनी चाहिए? 2 होनी चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता। क्या बोला मैंने बोला क्योंकि कार्बन का परमाणु क्रमांक 6 है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालेंगे 1s2 2s2 2p2। और हमने पढ़ा है कि एक से संयोजक बंध जो होता है वो 2 आधे भरे हुए ऑर्बिटलों के अधिव्यापन से होता है ना। क्या पढ़ा? हमने पढ़ा था कि कार्बन का परमाणु क्रमांक 6 तो 1s2 2s2 2p2। ठीक, और पढ़ा है कि एक से संयोजक बंध तब बनता है जब 2 आधे भरे हुए ऑर्बिटलों का क्या हो? अधिव्यापन। 2 आधे भरे हुए। ठीक, तो 2 आधे भरे हुए ऑर्बिटलों का अधिव्यापन होगा तो इसकी संयोजकता कितनी होनी चाहिए? 2 होनी चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं होता। संयोजकता कितनी होती है कार्बन की? देखो हमने ही लिखा है, क्या लिखा है? चतुसंयोजकता, यानी कि कैसी संयोजकता होती है कार्बन की? 4। तो ऐसा क्यों होता है? देखो, क्योंकि कार्बन अधिव्यापन करने से पहले एक्साइटेड स्टेट में चला जाता है, उत्तेजित अवस्था में। किसमें चला जाता है? उत्तेजित अवस्था में। और इसको हम स्टार से इससे अलग करते हैं, स्टार लिखेंगे। चलो, उत्तेजित अवस्था में क्या होने से, देखो उत्तेजित अवस्था का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे निकालेंगे? देखो 1s2 2s2 है तो यहाँ का एक इलेक्ट्रॉन यहाँ जम कर जाएगा। 1s2 2s1 2px1 2py1 और 2pz1। देखो बना लेते हैं। ये हो गया हमारा 2s, इसमें एक इलेक्ट्रॉन है। ये हमारे बन गए 2p, इसमें एक इलेक्ट्रॉन है, इसमें इलेक्ट्रॉन है, इसमें एक इलेक्ट्रॉन है। कुछ समझ में आ रहा है आपको? क्या हम बोले थे? कार्बन की संयोजकता होती है 6, 1s2 2s2 2p2। अब क्योंकि अधिव्यापन होगा, 2 आधे भरे हुए और अधिव्यापन, 2 आधे भरे हुए ऑर्बिटल जब अधिव्यापन करेंगे, ओवरलैप करेंगे, तब एक सिग्मा बॉन्ड बनेगा। तो इस तरह से इसकी संयोजकता 2 होनी चाहिए। लेकिन हमें पता है कार्बन की संयोजकता 1 नहीं होती। कितनी होती? 4। तो 4 क्यों होती है? क्योंकि कार्बन अधिव्यापन करने से पहले किस में चला जाता है? उत्तेजित अवस्था में चला जाता है। इसके ऑर्बिटल उत्तेजित अवस्था में जाने से इसके जो यहाँ का जो ये इलेक्ट्रॉन होता है ये यहाँ चला जाता है, जिससे ये आधा भरा। और हमने पढ़ा हाफ फिल या फुल फिल स्टेबल होते हैं, है ना। तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ चला गया तो 2pz में चला गया, तो एक यहाँ आ गया। एक थे और एक ये वाला जो जंप करके गया है, जंप करने से यहाँ के एक इलेक्ट्रॉन चला गया, 2s1 बचा ना, और इधर चले गए तो ये 2p3 हो गया। और 3 को हमने, क्योंकि p क्या होता है? px py pz होता है, तो हमने इस तरह से बांट दिया। ठीक, अब कार्बन अधिव्यापन करेगा जब कार्बन अधिव्यापन करेगा तो देखो अधिव्यापन करने से क्या होगा? ये यहाँ पे अधिव्यापन कर लेगा, ओवरलैप कर लेगा, इस पे कर लेगा, इस पे कर लेगा और इस पे कर लेगा। कितनी पॉसिबिलिटी हो गई कार्बन के पास? 4। 4 होने से इसकी संयोजकता कितनी होती? कार्बन की संयोजकता होती है 4। इसलिए बोला जाता है क्या? कार्बन की संयोजकता कितनी होती है? 4। समझ में आ गया? नहीं आया? एक बार फिर देखते हैं। फिर देख लो कि कार्बन की संयोजकता, हम चतुसंयोजकता पढ़ रहे हैं। कार्बन का परमाणु क्रमांक होता है 6, अतः इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s2 2s2 2p2 होगा। लेकिन VBT यानी वैलेंस बॉन्ड
थ्योरी के अनुसार जब भी इनका जो एक से संयोजक तब बनता है जब इसके कम से कम 2 आधे भरे हुए ऑर्बिटल क्या करेंगे, अतिव्यापन करेंगे, आपस में ओवरलैप करेंगे, तब एक सिग्मा बॉन्ड बनता है। ठीक, अतः उपरोक्त इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के अनुसार इसकी संयोजकता कितनी होनी चाहिए, 2 होनी चाहिए। परंतु वास्तव में कार्बन की संयोजकता कितनी होती है, 4 होती है। क्यों होती है, देखिए इसका कारण यह है कि कार्बन बंध बनाने से पूर्व इसका जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है वो उत्तेजित अवस्था में चला जाता है। इस अवस्था में इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s2, 2s1, 2px1, 2py1, 2pz1 होता है। तो कार्बन की मूल अवस्था से कार्बन की उत्तेजित अवस्था में जाने पर जो प्राप्त आवश्यक ऊर्जा होती है वो बंध बनाने में निर्मुक्त ऊर्जा से प्राप्त होती है। ठीक, अतः इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s2, 2s2, 2px1, 2py1, 2pz1 होता है, जहाँ पे 4 आधे भरे हुए ऑर्बिटल्स हैं। ये 4 आधे भरे हुए ऑर्बिटल 4 इलेक्ट्रॉनों से ओवरलैप करके बंध बनाएंगे। कितनी पॉसिबिलिटी है, 4, इसलिए कार्बन की संयोजकता कितनी होती है, 4। ठीक, क्लियर हो गया, हमें लगता है इससे ज़्यादा कुछ नहीं, आपको समझ में आ गया होगा। चलिए यहाँ पे बात कर लेते हैं हम हाइब्रिडाइजेशन की। ठीक है, हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है, संकरण क्या होता है। संकरण होता है किसी परमाणु के 2 या 2 से अधिक असमान ऑर्बिटलों से उतनी ही संख्या के समान ऑर्बिटलों के बनने की प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, हाइब्रिडाइजेशन कहते हैं। देखिए 2-3 चीज़ें आप बहुत आराम से समझ लीजिए। हाइब्रिडाइजेशन क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में आता है, पूछा था हाइब्रिडाइजेशन किसे कहते हैं, कितने प्रकार का होता है, और 1-2 को एग्जाम्पल के साथ उन्हें एक्सप्लेन करना होता है कि इसमें कौन सा हाइब्रिडाइजेशन है। ठीक, तो आज हम क्या पढ़ेंगे, हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है और कितने प्रकार का होता है। ठीक, और हाइब्रिडाइजेशन कैसे निकालते हैं, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये आपके इस एग्ज़ाम से लेकर आपके कंपटीशन तक आएगा, तो उसमें हम आपको शॉर्ट ट्रिक भी बताएंगे, तो वो हम लोग अपना नेक्स्ट वीडियो में रखेंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग देखते हैं हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है। बहुत ध्यान से पढ़िएगा, ये थ्योरेटिकल पार्ट है। ठीक, क्या होता है, डेफिनेशन देख लीजिए। किसी परमाणु के 2 या 2 से अधिक असमान ऑर्बिटलों से उतनी ही संख्या के समान ऑर्बिटलों के बनने की प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, हाइब्रिडाइजेशन कहते हैं। ये आपकी डेफिनेशन है। ठीक, या आप कह सकते हो ऑर्बिटलों के मिश्रण तथा उनके मध्य ऊर्जा के पुनर्वितरण को संकरण कहते हैं। तो ये मोटी मोटी 2 डेफिनेशन निकल के आई। ठीक है, अभी एग्जाम्पल लेते हैं। देखिए कार्बन का, कार्बन होता है हमारा 6, तो हो गया 1s2, 2s2, 2p2। बट इन द एक्साइटेड स्टेज इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाता है 1s2, 2s1, 2px1, 2py1 और 2pz1। ठीक, अब इस इलेक्ट्रॉन को, इसके रिप्रेजेंटेशन हम इस तरह से कर सकते हैं। देखिए ऑर्बिटल्स का, हाफ फिल ऑर्बिटल का, और आपको पता है बंध बनाने के लिए 2 इलेक्ट्रॉनों की आवश्यकता होती है ना। तो अब जब कोई नया ऑर्बिटल इसके साथ बंध बनाएगा तो वो इस हाफ फील्ड पर और इन पे आकर जुड़ेगा। तो जैसा कि यहाँ से लगता है कि कार्बन के 4 सिंगल बॉन्ड बनेंगे, एकल बॉन्ड बनेंगे, यहाँ से यहाँ से यहाँ से, है ना। लेकिन वो आइडेंटिकल नहीं होते। क्यों आइडेंटिकल नहीं होते? क्योंकि वो हाइब्रिडाइजेशन या संकरण के बाद बनते हैं ना। कार्बन जैसे आपने देखा होगा CH4 बनाता है, इस तरह से कार्बन न्यू हाइड्रोजन से जुड़ जाता है ना। तो ये आइडेंटिकल नहीं है, उस तरह से नहीं है कि इसके एक इलेक्ट्रॉन से यूँ करके शेयरिंग करके बना रहा है। शेयरिंग हो रही है, कैसे हो रही है? वो हाइब्रिडाइजेशन के थ्रू संकरण कर रहा है, नए ऊर्जा ऑर्बिटल बना रहा है, पहले ऊर्जा ऑर्बिटल के ही समान।
ठीक, समझ में आ गया। चलो, बहुत ज़्यादा नहीं पूछा जाता है, इसमें से पूछा जाता है हाइब्रिडाइजेशन किसे कहते हैं, उसका परिभाषा बताइए और कितने तरह के होते हैं उसको डिफाइन कीजिए। ठीक, तो अब हम पढ़ते हैं हाइब्रिडाइजेशन के प्रकार, और उसको भी हम लोग शॉर्ट में पढ़ेंगे क्योंकि सिर्फ उतना ही पूछा जाता है। तो अब हमें पढ़ना है संकरण के बारे में। संकरण हमने पढ़ लिया, तो अब हमें पढ़ना है संकरण के प्रकार के बारे में। ठीक है, तो बेसिकली बेसिक तौर पे अगर देखें तो ये मेन होते हैं sp, sp2 और sp3। ठीक, देखिए अब इसमें बहुत ज़्यादा नहीं पूछा जाता है, इतना पूछा जाता है कि sp, sp2, sp3 जो होते हैं इनमें कितना s करेक्टर होता है, sp के क्या एग्जाम्पल्स हैं, इनमें बॉन्ड एंगल क्या होता है, इसका शेप क्या होता है, तो वो मैंने आपको एक साथ लिख दिया है, यहीं पे समझेंगे हम लोग एक साथ। ठीक, चलो, sp जो होता है, sp संकरण जो होता है ये CH2 और BH3 BeH2 टाइप के एग्जाम्पल्स में होता है। ठीक, यानी sp जो हाइब्रिडाइजेशन है इसका एग्जाम्पल है C2H2। इसका जो शेप होता है वो होता है लीनियर यानी कि रेखीय। अब यहाँ आप देखो कि एक S है और एक P है, लिखा है ना sp, इसका मतलब S करेक्टर कितना हुआ 50% और P कितना हुआ 50%। भाई 100% होता है ना कोई भी चीज़, तो अगर SP है, एक S एक P है, तो कितना करेक्टर हो गया 50% S हो गया, 50% P हो गया। ठीक, SP हो गया। ठीक, ये हो गया, आपको समझ में आ गया। फिर इसका एग्जाम्पल पूछा जाएगा, तो एग्जाम्पल होता है C2H2 और BeH2। ठीक, फिर पूछा जाएगा कि क्या शेप होगा। अभी आप सोचो कि अगर एक S एक P है, इक्वल है, इधर S है इधर P है, तो इसके बीच का जो एंगल होगा कितना होगा 180। कितना होगा 180। और शेप कैसा होगा रेखीय यानी कि लीनियर। ठीक, क्लियर हो गया, समझ में आ गया। अभी आते हैं sp2 में। इधर देख लो, एक S है, दो P है। अब अगर 100% की बात करें तो 100% में S करेक्टर कितना होगा 33.33%। ठीक, 33.33%। और P करेक्टर हो गया जो बचा हुआ है, क्योंकि हमने 100 के 3 भाग करने हैं, तो 66.66%। ठीक, क्लियर हो गया। यानी SP में S करेक्टर कितना है 33.33 और P करेक्टर कितना 66.66%। ठीक, अभी बात करो, अभी एक S है, दो P हैं। ठीक, ये शेप है आपका, इस तरह से कुछ, इस तरह से कुछ शेप होगा आपका। ठीक, इस तरह का कुछ इसका शेप होगा, तो इसका एग्जाम्पल होंगे C2H4 और होगा BH3। ठीक, और इसका जो शेप होगा वो होगा समतलीय यानी कि प्लेन है, ये एक प्लेन में होंगे। बन गया प्लेन, आपको समझ में आ रहा है कुछ जो कह रहे हैं। इस तरह से ना हर चीज़ को कुछ चीज़ से कोरिलेट करके समझो ताकि आपको ईजिली समझ में आ जाए। एक ऐसे दो P हैं यानी कि S करेक्टर होगा 33.33, P करेक्टर होगा 66.66%। एग्जाम्पल की बात करें तो इसका एग्जाम्पल होता है C2H4 BH3। शेप की बात करें तो शेप इसका होता है समतलीय, है ना। एक S होगा, दो P होंगे, एक तल पे हैं, तो ये हो गया समतलीय। और इनके बीच में एंगल कितना हो गया, तो ये एंगल हो गया 120। कितना हो गया एंगल इसका 120। ठीक, क्लियर हो गया। अब बात करते हैं sp3 की। तो sp3 में S करेक्टर हो गया 1 पर 1 और P कितने हो गए 3। तो अभी इसको और ज़्यादा बांट लो। ठीक, अभी हमें 100% में बांटना है, तो इसके 4 पार्ट कर दो, कितना हो गया 25%, है ना। तो इसका मतलब S करेक्टर कितना है, देखो एक ऐसे ना 25% और P कितना हो गया बचे हुए 75%। ठीक है, तो ये हो गया S करेक्टर P। भाई इसमें कितने दिख रहे हो, देखो एक S है, 3 P है, तो 1S 3 P ये जब। ठीक, और एग्जाम्पल इसका हो गया CH4 NH3। और इसका बेस्ट एग्जाम्पल है, देखो जैसे पीछे बनाया था यूँ, ये एक प्लेन है और एक इसके पीछे है यहाँ पे। ठीक है, तो ये इस तरह से बनता है। तो इस शेप को हम कहते हैं क्या, टेट्राहेड्रल या चतुष्फलकीय। या और इसके बीच का जो एंगल होता है वो होता है, इसको इस तरह से लिखते हैं 109 डिग्री 28 मिनट। ठीक, तो इसके बीच का जो बॉन्ड एंगल होता है वो 109 डिग्री 28 मिनट का होता है। और इसमें एक S 3 P होते हैं, तो S करेक्टर हो गया 25%, P हो गया 75%। और इसका शेप होता है चतुष्फलकीय यानी टेट्राहेड्रल। इनके बीच का एंगल होता है 109 डिग्री 28 मिनट। और
इसका एग्जाम्पल हो गया CH4 और NH3। ठीक, अभी यहाँ पे देख लो क्या, अब अगर पूछा जाए sp की क्या डेफिनेशन होती है, तो sp की डेफिनेशन होती है जो यहाँ लिखी है, जब एक s ऑर्बिटल का एक p ऑर्बिटल से संकरण होता है तो sp ऑर्बिटल बनता है या sp संकरण बनता है। ठीक, संकरण कहेंगे। जब एक s दो p से मिलते हैं तो sp2 संकरण बनेगा। जब एक s तीन p ऑर्बिटल से मिलेगा तो sp3 संकरण बनेगा। समझ में आ गया, सब कुछ यही है। डेफिनेशन पूछी जाएगी तो आप यहाँ से बना लो। जब एक s ऑर्बिटल एक p ऑर्बिटल से संकरण करेगा तो sp संकरण कहा जाएगा। जब एक s दो p से करेगा तो sp2 संकरण कहा जाएगा। जब एक s तीन p से करेगा तो इसको sp3 संकरण कहा जाएगा। ये इसके एग्जाम्पल हैं CH2 C2H2 और BeH2। इसका शेप होता है रेखी यानी कि लीनियर, इनके बीच का एंगल होता है 180। करेक्टर की बात करें तो आधा आधा है तो 50-50%। इस तरह से इसको आप लर्न कीजिएगा। इतना ही पूछा जाता है। संकरण किसे कहते हैं, संकरण की डेफिनेशन बताइए और एग्जाम्पल बताइए कितने तरह का होता है। ठीक, तो जो नेक्स्ट वीडियो होगी उसमें हम पढ़ेंगे संकरण निकालने का तरीका, जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसको हम लोग शॉर्ट ट्रिक से लेके आएंगे। शॉर्ट ट्रिक से पढ़ेंगे और लॉन्ग ट्रिक से पढ़ेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।